हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। आपको पता है कि टीचिंग के बहुत ज़्यादा फेजेस हैं। एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो हम पूरा फेजेस ऑफ टीचिंग को बारीकी से डिस्कस करेंगे कि ताकि आप इसे अच्छे से समझें। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप इसे आसानी से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए सिस्टमैटिक प्लानिंग से चलना पड़ता है। देखिए मान लीजिए क्लास में आपको टीचर पढ़ाते हैं तो वो आपको सिस्टमैटिक वे से चलाते हैं। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मैं आपको पेपर वन का पूरा कोर्स कराऊंगा यूनिट 1 से लेकर 10 तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिस्टमैटिक वे से चल रहा हूँ। मैंने कोई भी यूनिट स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले मैंने पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से आपको मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा। जब हमारा टीचिंग खत्म हो जाएगा फिर मैं यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 करते करते 10 तक आऊँगा। ये क्या है, ये सिस्टमैटिक वे से चलाना है। तो सिस्टमैटिक वे से क्या होता है, ये चलाते हैं। देखिए टीचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक वे से चलते हैं इसमें तो ये जॉब इजी एंड सक्सेसफुल बनती है। टीचिंग इज़ टू बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द स्टेप्स कंस्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। अब देखिए जो इसमें वेरियस स्टेप्स हैं, यानी कि टीचिंग के जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, तो इसी को जैसे ये चलते रहते हैं इसी प्रोसेस को हम फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिलिप डब्ल्यू जैक्सन थिंक्स दैट इफ वी आर टू ऑब्टेन ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग एक्टिविटी वी मस्ट कंसीडर व्हाट द टीचर डज बिफोर एंड आफ्टर रेगुलर इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे फिलिप डब्ल्यू जैक्सन कहते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि अगर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत करीब से जानना है, हमें उसके बारे में पूरा पता करना है कि टीचिंग होती क्या है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि टीचर क्लास में आने से पहले क्या करते हैं और क्लास में जाने के बाद क्या करते हैं। यानी कि उनका कहने का ये मतलब है, अगर हमें टीचिंग को अच्छे से जानना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, ए टू जेड आपको चाहिए कि टीचिंग होती क्या है, तो टीचर क्लास में आने से पहले और जाने के बाद रोज़ क्या करते हैं वो जानना सबसे ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जैक्सन एनालिसिस द टीचिंग सिस्टमैटिकली इन 3 स्टेप्स। अब देखिए जैक्सन जो है उन्होंने टीचिंग को 3 स्टेप्स में बांटा है। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग। पहला है प्री एक्टिव फेज, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग स्टेज। ये होता है क्लास में जाने से पहले, यानी कि जब टीचर लेसन को प्लान करते हैं। फिर आता है इंटरेक्टिव फेज, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, जब टीचर क्लास में आके पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्टिव फेज, एवेल्यूशन स्टेज, जब टीचर पढ़ा के चले जाते हैं तो एवेल्यूशन देखा जाता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया। यानी कि पहले क्लास में जाने से पहले वाला फेज़, फिर क्लास में पढ़ाने वाला फेज़, फिर पढ़ाने के बाद बच्चों के द्वारा मूल्यांकन वाला फेज़। तो ये स्टेप्स हैं टीचिंग, उसमें फेजेस ऑफ टीचिंग के। तो आइए इसे एलैबोरेट करते हैं। तो देखिए पहला है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या है, देखिए प्लानिंग स्टेज। देखिए हमें कोई भी काम करना होता है तो हम सबसे पहले इसकी प्लानिंग करते हैं कि ताकि वो काम अच्छे से हो जाए। बिना प्लानिंग के चलेंगे आपका होगा नहीं। जैसे मान लीजिए आप यूजी नेट की तैयारी करते हैं तो आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा कि आपका सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के एग्ज़ाम देंगे तो आपका कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए टीचर ने मान लीजिए कुछ भी पढ़ाना है तो सबसे पहले वो प्लान करके आते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है अगले दिन, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। देखिए प्री एक्टिव फेज एज अ नेम एम्प्लाइज इज कंसर्न विद द प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग। अब देखिए प्री एक्टिव फेज क्या है, इसके नाम से पता चलता है कि ये टीचिंग की प्रेपरेशन है। बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग ए टीचर हैज़ टू परफॉर्म मैनी टास्क। अब देखिए क्लास में पढ़ाने से पहले जब टीचर प्लानिंग करते हैं तो उन्हें बहुत सारे देखिए टास्क जो है वो होते हैं। यानी कि देखिए जो एक्चुअल क्लासरूम मतलब अभी वो क्लास में गए नहीं हैं, लेकिन उनको कल जाके क्लास में पढ़ाना है, उसके पहले जो लेसन तैयार करते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। परफॉर्म मैनी टास्क का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपको उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाना है। अब वो टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे कि ताकि मान लीजिए आपका कोई डाउट हो वो साथ में क्लियर कर पाएँ। यानी कि टीचर को अगर मान लीजिए आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, उसके लिए वो काफ़ी रिसर्च करके आते हैं, काफ़ी कुछ करके आते हैं कि ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसीलिए क्लास में जाने से पहले वो काफ़ी जो टास्क परफॉर्म
करते हैं। सो नेक्स्ट है, दीज टास्क इंक्लूड सच एज प्रिपेयरिंग लेसन प्लान। अब देखिए टास्क है कौन से, लेसन प्लान करने के लिए कि कौन सी चीज़ पढ़ानी है, अरेंजिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट विद इन क्लासरूम। आप क्लास में देखिए कि कौन सी चीज़ें, मान लीजिए कि टीचर आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो उनके लिए देखिए फर्नीचर ज़रूरी है। फर्नीचर क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड लगा हो, वाइट बोर्ड लगा हो, या स्मार्ट बोर्ड जैसे आज होता है वो लगा हो। तो अगर स्मार्ट बोर्ड है तो साथ में प्रोजेक्टर लगा हो, अगर वाइट बोर्ड है साथ में मार्कर हो, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है तो साथ में डस्टर हो। यानी कि उनको किस अकॉर्डिंग कोई चीज़ पढ़ानी है वो सारे इक्विपमेंट उनके पास होने चाहिए। मैनिंग पेपर्स, ठीक है, स्टडिंग टेस्ट रिपोर्ट, रीडिंग सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक एटसेट्रा। आप देखिए ये सारी चीज़ें काम में आती है। मैनिंग पेपर, ठीक है, स्टडी टेस्ट रिपोर्ट्स, जो टेस्ट रिपोर्ट है उन्हें स्टडी करना पड़ता है, साथ में रीडिंग सेक्शन। अब देखिए जो टेक्स्ट बुक वो पढ़ाते हैं जिससे उन्हें पढ़ाना है तो उसमें क्या होता है कि वो टेक्स्ट बुक के सेक्शन को रीड करते हैं, यानी कि कितना कितना पढ़ाना है। सेक्शन मतलब कि जो पैराग्राफ होते हैं वो उनको अच्छे से पढ़ते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है। अब देखिए द फेज इज़ देयरफॉर कॉल्ड द प्लानिंग स्टेज, यानी कि इसे क्या कहते हैं, प्लानिंग स्टेज। अब देखिए होता क्या है कि टीचर क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लानिंग स्टेज। तो देखिए इसके पॉइंट देखें यहाँ पे। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉइंट है, प्लानिंग एस्पेक्ट्स एट प्री एक्टिव फेज। अब देखिए प्लानिंग एस्पेक्ट्स क्या है प्री एक्टिव फेज के। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे, दिस फेज इंक्लूड्स ऑल दिस एक्टिविटीज विच ए टीचर परफॉर्म्स बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। दिस स्टेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब देखिए आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ जैसे कि जो टीचर क्लास में जाने से पहले जो परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो लेसन प्लान करते हैं, वही यहाँ पे प्री एक्टिव फेस है, वही यहाँ पे प्लानिंग एस्पेक्ट है। अब देखिए बहुत सारे हैं ये। तो जैसे पहला कौन सा है, द फॉर्मुलेशन और फिक्सिंग अप द गोल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है कि जो उनका गोल है वो उन्हें फिक्स करना पड़ता है कि वो करे क्या। अब देखिए द टीचर फॉर्मुलेट्स इन डिटेल द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स बाय यूजिंग द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचर है जो उनके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, अब देखिए जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं तो देखिए उनको वो एलेबरेट करते हैं, यानी कि उनको वो क्या करते हैं, उनको वो फॉर्मुलेट्स करते हैं कि ताकि जो चीज़ें उनको बताई गई हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए अपने लेसन को प्लान करें। यानी कि देखिए ऐसा है कि जो टीचर होते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है क्या, वो चीज़ों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, जो टॉपिक उन्होंने चुना है वे क्यों पढ़ाना चाहते हैं, किस हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, जो चीज़ लिखी हुई होती है वो उनको ध्यान में रखते हुए अपने अकॉर्डिंग उसे तैयार करवाते हैं अपने शब्दों में। सो नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स साइकोलॉजी एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द स्कूल। अब देखिए जो स्टूडेंट हैं उनकी साइकोलॉजी, सोसाइटी एंड जो स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स की क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके अनुसार क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तय किए जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, हम उन वही बच्चों को सिखाएंगे क्योंकि देखिए उन्हें सोसाइटी में रहना है। अब छात्रों का साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है छात्रों का, यानी कि स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो चीज़ें करवानी पड़ती हैं, टीचर वही चीज़ें करवाते हैं। Objectives are determined according to what teacher expects in student by achieving these objectives। अब देखिए कि ये जो चीज़ें यानी कि जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स में इन ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा क्या क्या चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि टीचर ने देखा है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, लेकिन उन्हें बनना सब कुछ है लेकिन वो पीछे हैं, कुछ बच्चे क्लास में पीछे हैं। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को पढ़ा के आगे लेके जाना कि ताकि वो अपने लाइफ में कुछ कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए वो उनमें चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या है, जो उनका नेगेटिव एटीट्यूड है वो उसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं। सो नेक्स्ट है, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर इज़ टू बी टॉट। अब देखिए जो कंटेंट है क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ें पढ़ानी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये चीज़ें सेलेक्ट करना। देखिए आफ्टर फिक्सेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स टीचर डिसाइड अबाउट द कंटेंट टू बी प्रेजेंट
बिफोर लर्नर। अब देखिए क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये टीचर डिसाइड करते हैं कि आज बच्चों को ये पढ़ाना है। अब देखिए वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है कि जो उनके सिलेबस में होगा वो वही चीज़ को पढ़ाएंगे। सो वो एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद वो देखते हैं कि ये बच्चों को कैसे पढ़ाएं। सो यही सारी चीज़ें इसमें आती है कि वो पहले टॉपिक को डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें पढ़ानी जानी है। ठीक है, उसको ये भी ध्यान में रखते हैं साथ में कि जो चीज़ें पढ़ानी है क्या उनके पास वो पूरे इक्विपमेंट हैं पढ़ाने के लिए, वो चीज़ें। फॉर कंटेंट सिलेक्शन फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कंटेंट का सिलेक्शन होता है तो कुछ बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो बातें क्या है देखिए, जैसे द डिमांड ऑफ सिलेबस, क्या जो वो पढ़ाने जा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या सिलेबस डिमांड करता है, क्या उनके सिलेबस में है। द एंट्री बिहेवियर ऑफ द एक्सेप्टेड लर्नर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर्स हैं क्या वो उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, यानी कि जो उन्होंने पढ़ाया है क्या स्टूडेंट के वो समझ में आएगा, लर्नर के समझ में आएगा। लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्नर। अब देखिए जो लर्नर है उनका लेवल क्या है मोटिवेशन का, यानी कि उन्हें किस गहराई में पढ़ाना है, किस हिसाब से वहाँ पे पढ़ाना है। टीचर्स प्रेफरेंस फॉर असेसमेंट रिलेटेड टू द कंटेंट। अब देखिए कि जो टीचर प्रेफरेंस किसे देते हैं, कंटेंट के असेसमेंट से। यानी कि देखिए जो टीचर बच्चों को जो चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो कैसा है, किस हिसाब से है, ये टीचर डिसाइड करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब देखिए जो आइडिया को अरेंज करना या जो टीचिंग का स्टाइल है वो कैसे होता है। देखिए आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रेजेंटेबल कंटेंट द टीचर अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द कंटेंट इन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। अब देखिए अगर मान लीजिए टीचर ने कोई कंटेंट सेलेक्ट कर लिया तो फिर बाद में टीचर को होता है कि कंटेंट सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन अरेंज कैसे करना है, पहले कंटेंट में कौन सी चीज़ पढ़ानी है, बाद में कौन सी पढ़ानी है, उसका लॉजिक भी साथ साथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि अंग्रेज़ हमारे भारत में आए, ठीक है, 1600 AD में आए और भारत की आज़ादी कब हुई, 1947 में। अगर वो इस हिसाब से चलेंगे तो आपको पूरा बता देंगे पहले व्यापार करने आए थे, बाद में वो चले गए। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि 1915 में गांधी जी भारत आए, 1947 में आज़ाद हो गया इंडिया और अंग्रेज भारत आ गए 1600 AD में, तो ये सीक्वेंस कुछ बना ही नहीं, आपके समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए अगर उन्होंने कंटेंट चुना है कोई भी, तो वो होता क्या है, वो आपको पहले कंटेंट वो रेडी कर लेते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं कि इसका लॉजिक साथ साथ बनता रहे कि ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए सीक्वेंसिंग शुड बी एबल टू असिस्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो लर्निंग है वो उसे ट्रांसफ़र करे, यानी कि सीक्वेंस ऐसा बनना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप टीचर जी समझा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्टूडेंट को समझ में आ जाए। सिलेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल मैथोलॉजी, ठीक है। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल मेथड क्या कहता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग कीपिंग इन व्यू ऑफ द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं कि यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इंस्टीट्यूशनल जो मैथोलॉजी है वो अपनानी पड़ती है। वो कौन कौन सी होती हैं, सो देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए टीचर ने जो चीज़ पढ़ाया, अब वो उसे ध्यान में रखेंगे कि जो इक्विपमेंट है, वो जो चीज़ें हैं सारी जो पढ़ाने के लिए वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो पूरी उनके पास हैं। अगर उनके पास वो पूरी हैं तो वो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए वो आपको क्लास में डायग्राम बना के दिखाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए उनके पास क्या चीज़ है,
दिस ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए ये जो ऑपरेशन है यानी कि पढ़ाने का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। सो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसे डेवलप करना। अब देखिए कैसे होता है ये, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द टीचर शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड अबाउट टीचिंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ ट्रिक्स which has to use during the course of his classroom teaching he should decide about। अब देखिए ये है क्या कि मान लीजिए कि जैसे टीचर को क्लास में जो चीज़ पढ़ानी है उसे पहले ही तय करना पड़ता है कि उसे क्लास में पढ़ाना क्या है, क्या ट्रिक्स उसे अपनानी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस हिसाब से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें उसे क्लासरूम में जाने से पहले डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो वो क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि when and what device of teaching should be used, यानी कि पढ़ाते वक्त उन्हें कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करना है, कौन सी डिवाइस उसे यूज़ करनी है और क्या यूज़ करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाना है, ठीक है, स्लाइड्स पे पढ़ाना है, तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे कि वो आपको आपके लिए प्रोजेक्टर लेके आएंगे, स्क्रीन लेके आएंगे, आपको वहाँ पे वो समझाएंगे। When the teaching aids will be used। अब देखिए टीचिंग एड्स क्या है, यानी कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, तो वो इनका इस्तेमाल करेंगे टीचिंग एड्स का या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल वो करेंगे। वो कब करना है वो डिसाइड करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको वो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बाद में कोई पिक्चर दिखाएंगे, फिर उसे समझाएंगे, ऐसे करके। When recapitulations और evaluation etc will be done, यानी कि कब उसका मूल्यांकन करना है, यानी कि कब उसको एवेलुएट करना है, तो ये सारी चीज़ इसमें आएंगी। सो नेक्स्ट है लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन। अब देखिए लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो भी इसमें आता है। डिसाइडिंग द ड्यूरेशन, प्लेस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास टीचिंग। अब देखिए इसमें क्या आता है कि जो क्लास है वो उसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, जैसे 45 मिनट्स है, 30 मिनट्स है, 60 मिनट्स है, 2 आवर्स की क्लास है, और वो कहाँ पे करवानी है उनको, ठीक है। सो क्लास का मैनेजमेंट कैसा रखना है, वो सारी चीज़ें टीचर को डिसाइड करनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि टीचर को लगता है कि जो उनका लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या करता है कि वो कभी कभी 2 सेक्शंस जो होते हैं क्लास को, वो उनको इकट्ठा कर देते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे टूल्स बी यूज्ड फॉर एवेल्यूशन। अब देखिए जो टूल्स है वो कौन से उसे इस्तेमाल करने हैं। सो दिस स्टेज इज़ अबाउट वर्किंग आउट द डिटेल्स ऑफ टीचिंग और एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर वांट्स टू परफॉर्म इन द क्लास। हेयर टीचर हाइपोथेसिस अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि टीचर देखिए मान लीजिए प्लानिंग स्टेज चल रही है, अब यहाँ पे उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो अब वो देखते हैं कि क्लास में पढ़ाते वक्त उनको कौन सी चीज़ें डिटेल में जो है वो डिसाइड करनी है, वो कौन सी चीज़ क्लास में पढ़ाएंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे। सो ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। अब देखिए इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं कि क्या उन्हें जो टॉपिक तैयार किया है क्या वो ठीक है, क्या वो सही है, जो उन्हें क्लास में पढ़ाना है क्या वो पूरी तरह से उन्होंने तैयार कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उनके दिमाग में चलती हैं। सो देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंटरेक्टिव फेज, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कौन सी होती है कि जो चीज़ें टीचर ने तैयार कर ली है अब वो क्लास में उन्हें पढ़ाएंगे। यानी कि प्लानिंग स्टेज क्या था कि क्लास में जाने से पहले उन्होंने जो लेसन तैयार किया है वो अब क्लास में आने के बाद वो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यानी कि जो चीज़ें उन्होंने तैयार कर ली हैं, रेडी कर ली है पढ़ाने के लिए, वो उसे कैसे पढ़ाएंगे। अब आ रही है टीचर की क्लास में पढ़ाने के लिए जो आता है इंटरेक्टिव फेस में, यानी कि इंटरेक्टिव फेस या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तो देखिए दिस फेज रेफर्स टू द एक्सक्यूशन ऑफ द प्लान मेड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उन्होंने प्लान किया था प्री एक्टिव फेज में, अब बारी है उसे लागू करने के लिए। दिस इज एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। अब देखिए क्या है, ये एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है, यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं वो है एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। दिस इज इन दिस फेज द टीचर गिव्स स्टूडेंट्स द लर्निंग
एक्सपीरियंस थ्रू सम सुटेबल मोड्स। अब देखिए इस फेज में क्या है कि जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू काफ़ी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जो सम सुटेबल मोड्स उनके जरिए क्या है काफ़ी वो एग्जाम्पल देते हैं, काफ़ी कुछ उन्हें अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पे टीचर का काम क्या है, बच्चों को अच्छे से सही तरीके से चीज़ों को समझाना। नेक्स्ट है इन दिस फेज टीचर गिव्स लर्नर ए प्री डिटरमाइंड एनवायरनमेंट। अब देखिए इस फेज में क्या है, टीचर लर्नर को एक प्री डिटरमाइंड एनवायरनमेंट देते हैं, यानी कि जो उन्होंने सोच रखा था क्लास में पढ़ाने के लिए कि कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसे चीज़ पढ़ानी है, वो सारी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। द इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज द क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब देखिए इंटरेक्शन है किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो देखिए क्लास में टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके बीच में क्या है, इंटरेक्टिव फेस है, इंटरेक्शन है, यानी कि टीचर का बच्चों को समझाना, बच्चों का टीचर के ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें। द इंटरेक्शन में भी वर्बल और नॉन वर्बल। अब देखिए वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी कि टीचर देखिए यहाँ पे बोल के आपको समझाते हैं या कुछ चीज़ आपको इशारों से भी समझाते हैं। इंटरेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। अब देखिए इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है स्टेज में। दिस इज द इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट बाय इनिशिएशन और रिस्पॉन्स ऑपरेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, इंटरचेंज है। इंटरचेंज क्या है कि जैसे मान लीजिए टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चों को कितना समझ में आया तो वो उनका रिस्पॉन्स भी देखा जाता है। तो ये क्या है, इंटरेक्शन हो गया, एक इंटरचेंज हो गया रिस्पॉन्स ऑपरेशन का, कि टीचर ने बच्चों को समझाया, बच्चों ने उनका रिस्पॉन्स दिया, वो चीज़ें। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, सो लर्निंग इज डायरेक्टेड इन प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। अब देखिए जो लर्निंग है वो क्या है, वो प्री डिटरमाइंड गोल है ना। यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग है, या ठीक है, यानी कि लर्निंग है, यानी कि जो टीचर ने देखिए बच्चों को समझाया, अच्छे तरीके से समझाया, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो टीचर ने बच्चों को समझाया है तो वो बच्चों के समझ में आए। यानी कि देखिए टीचर ने क्लास में आने से पहले जो जो प्लानिंग की थी पढ़ाने के लिए, जो चीज़ें सोची थी, वो उस हिसाब से बच्चों को समझाते हैं। द टीचर प्रोवाइड लर्नर्स विद वर्बल स्टिमुलेशन। अब देखिए जो टीचर है वो बच्चों को बोलकर समझाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें समझा, जैसे आपको मैं देखिए बोल के सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। दिस स्टिमुलेशन कैन बी वेरियस काइंड। अब देखिए बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे आस्किंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को आस्क करना, क्वेश्चन पूछना, यानी कि टीचर बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं। लिसनिंग टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स। अब देखिए स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या है, उसे सुनना। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आई, टीचर ने करवाया, अब बच्चे कहते हैं कि क्या ये हमें चीज़ समझ नहीं आई, तो टीचर उन्हें दोबारा से समझाते हैं। तो बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना, रिस्पॉन्स देखना। प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अब देखिए उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना स्टूडेंट को। गाइडेंस कैसे, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो उनको टीचर बताते हैं कि ये चीज़ को ऐसे करना है, उस चीज़ को ऐसे करना है, तो वो क्या है, गाइडेंस हो जाती है। मेकिंग एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा। देखिए एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन करना चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैंने आपको समझाने से पहले देखिए फर्स्ट लेक्चर में आपको उसका पूरा मीनिंग बताया था कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज़ क्या है। इट इज़ नोन एज एक्चुअल टीचिंग, इसे एक्चुअल टीचिंग कहते हैं। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब देखिए इसमें क्या है कि टीचर एंड स्टूडेंट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। द इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है कि जो टीचिंग क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। देखिए प्लानिंग में टीचर अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल क्लास में पढ़ाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये क्या है, टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सो नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स एट इंटरेक्टिव फेज। अब देखिए इस इंटरेक्टिव फेज में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में एस्पेक्ट्स क्या है। दिस फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच ए टीचर यूज आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम, इंक्लूड्स एक्चुअल टीचिंग डन इन द क्लासरूम। देखिए ये वो वाला फेस है जब टीचर क्लास में एंटर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि टीचर द्वारा बच्चों को क्लास में पढ़ाना। इन दिस फेज
इन दिस फेस टू फेस इनकाउंटर विद लर्नर। अब देखिए यहाँ के फेस टू फेस इनकाउंटर यानी कि आमने सामने है बच्चे और टीचर, ठीक है, ये क्या है, उनके बीच में स्पेशल इंटरेक्शन है। हेयर द टीचर यूज सम ऑफ द टेक्निक्स एट्स एंड मटेरियल प्लान इन द फर्स्ट फेज। अब देखिए जो टीचर ने अपना फर्स्ट फेज यानी कि जो लेसन प्लानिंग के दौरान जो टॉपिक सोचा था पढ़ाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग जो टीचर देखिए टेक्निक के इस्तेमाल करेंगे, जो इक्विपमेंट है यानी कि जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या एड्स है उनका इस्तेमाल करेंगे, मटेरियल जो उन्होंने प्लान किया था वो सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो चीज़ें वो प्लानिंग स्टेज में कर चुके हैं अब बारी है उनका इस्तेमाल करने के लिए। अब देखिए सेटिंग अप द क्लास में क्या है कि जैसे टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है, वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, बच्चों का मूड कैसा होना चाहिए, तो बच्चों का मूड कैसा होता है, वो पढ़ते वक्त कैसा फील करते हैं लर्नर्स, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो टीचर क्या क्या चीज़ दिमाग में रखते हैं, देखिए जैसे हाउ मैनी इन द ग्रुप आर लुकिंग अटेंटिव, यानी कि जो कितने ग्रुप है जो अच्छे से ध्यान से अटेंशन होके टीचर की बातों को सुन रहे हैं, वो चीज़ें देखनी पड़ती है। हाउ मैनी आर नेग्लिजेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, कौन से बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है लेक्चर में, वो भी चीज़ें देखना पड़ता है। हु आर शार्पर वन, सबसे तेज़ कौन है, यानी कि टीचर की बातों को सबसे पहले कौन पकड़ रहा है, कौन अच्छे से समझ रहा है। हु आर ट्रबल मेकर, यानी कि कुछ स्टूडेंट जिनके कुछ दिमाग में समझ नहीं आता, यानी कि उन्हें हर चीज़ में डाउट है, वो चीज़ें, ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ते हैं कि कौन से बच्चे अटेंशन होकर देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, कौन से ध्यान नहीं दे रहे, जिनका इंटरेस्ट नहीं है, कौन से बहुत ज़्यादा जो शार्पर स्टूडेंट है और कौन से वो है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ें टीचर को देखनी होती है क्लास। सो नेक्स्ट देखिए नोइंग द लर्नर्स। अब देखिए जो लर्नर हैं उनको जानना। अब देखिए नोइंग द लर्नर मीन्स टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ न्यू लर्नर, यानी कि जो बच्चे नई चीज़ों को सीख रहे हैं उनको उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब उस टॉपिक के बारे में बच्चों को कितनी चीज़ पता है पहले से, वो चीज़ देखनी होती है इसमें। इट इज़ डन आफ्टर प्रिजर्विंग द क्लास साइज। अब देखिए ये कब होता है, जब क्लास का साइज़, यानी कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, कितने, ये तब देखा जाता है। फॉर दिस टीचर कैन स्टार्ट बाय नोइंग द एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द न्यू लर्नर। अब देखिए कैसे देखा जाता है कि बच्चों के अंदर जो सोचने की एबिलिटी कैसी है, ठीक है, इंटरेस्ट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, और वो उनका बैकग्राउंड क्या है न्यू लर्नर्स का, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग टीचिंग। अब देखिए टीचर क्लास में अब पढ़ाते हैं, यानी कि पहले वो देखते हैं क्लास में, क्लास का जजमेंट देखते हैं ना, कितनी क्लास हो, कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कौन से नहीं हैं, और उनका बैकग्राउंड कैसा है। अब टीचर क्लास में आके यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। एट दिस स्टेज द टीचर स्टार्ट टीचिंग। अब देखिए टीचर की बारी है मेन पॉइंट पढ़ाने के लिए। दिस इज डन आफ्टर डायग्नोसिंग बाय क्वेश्चनिंग। अब देखिए ये कैसे होता है, क्वेश्चनिंग से, यानी कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर बच्चे जवाब नहीं दे पाते तब टीचर उनको एक्सप्लेन करते हैं। हेयर टू टाइप ऑफ एक्टिविटी आर इन्वॉल्व, इनिटेशन एंड रिस्पॉन्स। अब देखिए इसमें टीचिंग में दो तरह की एक्टिविटीज होती है, इनिटेशन और रिस्पॉन्स। अब देखिए इनिशिएशन, इनिटेशन एंड रिस्पॉन्स आर नोन एज वर्बल इंटरेक्शन। अब देखिए इन दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वर्बल इंटरेक्शन। वर्बल इंटरेक्शन क्या है कि टीचर का बच्चों को या लर्नर को बोलकर समझाना, बोलकर पढ़ाना, तो वो है वर्बल इंटरेक्शन। देखिए बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी टीचर को बोल के बताते हैं। इन दिस फेज ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचर व्हेन ही एंटर द क्लासरूम आर कंबाइंड टुगेदर। अब देखिए ये सारी चीज़ें टीचर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं जब वो क्लास में आके बच्चों को पढ़ाते हैं, एंटर करके बच्चों को पढ़ाते हैं। दीज एक्टिविटीज वन कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट इन द क्लासरूम। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सारी एक्टिविटी है तो इसमें बच्चों को कंटेंट पढ़ाया जाता है प्रेजेंटेशन के द्वारा, यानी कि जो टीचर ने प्लानिंग में जो चीज़ डिसाइड की थी क्या पढ़ाना है, अब वही सारी चीज़ें हैं वो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
तो इसमें मेन काम क्या है, पढ़ाना। सो नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, पोस्ट एक्टिव फेस, यानी कि इन एवेल्यूएशन स्टेज। अब देखिए इसमें क्या है, एवेल्यूएशन स्टेज में अब देखिए इट इज़ द एवेल्यूएशन फेज ऑफ टीचिंग। अब देखिए एवेल्यूएशन फेज क्या है कि मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना कि टीचर ने जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया है वो कैसे पढ़ाया है। इट अराइज व्हेन द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास एंड ट्राइज टू हैव लुक बैक इनटू द व्हाट हैपेंड इन द क्लास। ये तब आता है जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं, तो बच्चे क्लास में डिसाइड करते हैं, अब देखते हैं कि क्लास में जो पढ़ाया गया है वो क्या था, वो कैसे था। दिस फेज इज कंसर्न विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब देखिए कैसे होगा ये एवेल्यूशन एक्टिविटीज़। अब देखिए एवेल्यूशन एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, इसके देखिए थोड़े से वे है कैसे। टेस्ट और क्विज़, यानी कि ये देखना कि जैसे बच्चों को मान लीजिए कि पहले टेस्ट डाल दिया, क्विज़ डाल दिया, बच्चों ने कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया वो जानना। बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स रिएक्शन टू क्वेश्चन। अब देखिए इसमें ये भी देखना कि बच्चों का क्वेश्चन पे रिएक्शन कैसा था, यानी कि अगर मान लीजिए बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं तो वो ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से। अब उनका इंटरेस्ट हो ही ना, वो क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में था या नहीं था। इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन एंड कमेंट्स। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन कैसी थी, कमेंट्स कैसे थे, बच्चों का मूड कैसा था, ये सारी चीज़ें। समिंग अप टीचिंग टास्क। टू सम अप द टीचर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द लर्नर वर्बली और इन रिटन फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या है कि जो टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं वो चाहे वर्बली हो यानी कि बोलकर, वो चाहे रिटन फॉर्म में हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो मेजर्ड इन ऑर्डर टू एवेल्युएट देयर अचीवमेंट। अब देखिए इसमें स्टूडेंट का बिहेवियर भी काउंट किया जाता है कि वो कैसा था। इन एब्सेंस ऑफ ऑल दिस एवेल्युएट एक्टिविटीज द एंटायर लर्निंग प्रोसेस कुड बी इनकम्प्लीट। अब देखिए अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, इनको ध्यान में रखें ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें जो चीज़ें करवाई गई हैं वो सारी ही इनकम्प्लीट मानी जाती हैं, यानी कि एवेल्यूएशन एक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें इसको रखते नहीं हैं, एवेल्यूएशन स्टेज को रखते नहीं हैं, तो टीचिंग यहाँ पे इनकम्प्लीट होती है। अगर हम पोस्ट एक्टिव फेज या एवेल्यूएशन स्टेज को रखते हैं तभी हमारी जो टीचिंग है वो कंप्लीट हो पाएगी। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एवेल्यूएशन एस्पेक्ट एट द पोस्ट एक्टिव फेज। अब देखिए वो कौन कौन से एवेल्यूएशन एस्पेक्ट्स है पोस्ट एक्टिव फेज में। जैसे पहला है डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियर चेंज। अब देखिए यहाँ पे डिटरमाइन करना कि एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है बिहेवियर चेंज करने का। देखिए हेयर द टीचर कंपेयर द एक्चुअल बिहेवियर चेंज इन द स्टूडेंट्स विद देयर एक्सपेक्ट बिहेवियर चेंजेस। अब देखिए जो टीचर ने सोचा था कि बच्चों का मैं बिहेवियर ऐसे चेंज कर दूंगा, क्या वाकई ही वो चेंज हो पाया है उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सोचा था। इफ डिजायर बिहेवियर चेंज आर ऑब्जर्व इन मैक्सिमम स्टूडेंट्स देन इट मीन्स द टीचिंग स्ट्रेटेजी आर वेरी इफेक्टिव। अब देखिए प्लानिंग स्टेज में जो टीचर ने सोचा था मैं कैसे ऐसे क्लास में पढ़ाऊंगा, अब उन्होंने क्लास में पढ़ाया। टीचर ने पहले ये सोचा होगा ना कि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, बच्चों का ये रिएक्शन होगा, तो मान लीजिए कि वही सेम रिएक्शन अगर मैक्सिमम बच्चों का हो तो क्या है टीचिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक। अब देखिए जो टेस्टिंग डिवाइस है और टेक्निक है वो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। देखिए फॉर कंपेयरिंग डिजायर्ड एंड एक्चुअल बिहेवियर चेंज the teacher has to select appropriate testing device which are valid and reliable. For this criterion tests are more performed than the performance test। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए जो कौन सी टेस्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया है कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि क्या वो वैलिड थे, रेलेबल थे, कि बच्चे उसे समझ पाए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए टीचर ने क्लास में मान लीजिए बच्चों को सोचा था कि मैं क्लास में बच्चों को प्रेजेंटेशन देके पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टर पे, मान लीजिए एकदम से लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, वहाँ पे कोई इंतज़ाम हो ना, तो वो टीचिंग क्या है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती।
तो उसके लिए उनको कुछ और साथ में देखना पड़ता है कि मान लीजिए लाइट चली गई है तो वो कैसे उनको समझा पाएंगे, तो उनको वो भी डिसाइड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे चेंजिंग स्ट्रेटजी ऑफ टेस्टिंग। अब देखिए टेस्टिंग में क्या है कि स्ट्रेटजी जो चेंज होती है वो, यानी कि स्ट्रेटजी को चेंज करना है यहाँ पे। द स्टूडेंट टेस्टिंग रिजल्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर एवेल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। अब देखिए जो स्टूडेंट का रिजल्ट है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल, वो भी उसे एवेल्यूएट करके देखा जाता है कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा है यहाँ पे, तो क्या वो कारगर साबित हुआ है, क्या वो सही साबित हुआ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इट शुड प्रोवाइड ए बेस फॉर इम्प्रूविंग द टीचिंग एंड चेंजिंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि जो टीचर है उन्होंने देखिए यहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, जो उन्होंने सोचा था वो पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे बारी आती है कि जो बच्चों ने उनसे सीखा है, जो कुछ भी सीखा है उसका रिजल्ट क्या निकला है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकला है, क्या जो टीचर है उनकी टीचिंग में सुधार होना चाहिए। ठीक है, क्या उन्हें जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसे चेंज करना चाहिए। अगर मान लीजिए टीचर ने बच्चों को जैसा पढ़ाना था वैसे पढ़ाया लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो अगली बार क्या होगा, वो बच्चों को और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। या मान लीजिए कि टीचर का ही पढ़ाने का तरीका गलत हो गया तो उसे क्या है वो और इम्प्रूव कर पाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से टीचिंग स्ट्रेटजी डिसाइड होती है कि उसे इम्प्रूव करना है या नहीं। इट फोकस ऑन ब्रिंगिंग डिसायर्ड बिहेवियर चेंज इन द स्टूडेंट्स। अब देखिए यह वे क्या है कि मेन बात यहाँ पे क्या है, मेन ये फोकस करता है कि जो बच्चों का या लर्नर का, जो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसे अपने तरीके से चेंज करना। इट प्रोवाइड द साइंटिफिक बेसिस फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइंटिफिक बेसिस पे क्या है कि इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो डेवलप करना है। यानी कि क्या है कि जो साइंटिफिक तरीका है उसके आधार पर देखिए कि जो टीचिंग है उसे क्या है इफेक्टिव बनाना, प्रभावी बनाना। द क्लासरूम टीचिंग एंड इंटरेक्शन कैन बी मेड इफेक्टिव विद द बैकग्राउंड। देखिए जो क्लासरूम टीचिंग है, जो बच्चों का इंटरेक्शन है वो बैकग्राउंड के ज़रिए क्या है इफेक्टिव बनता है। बैकग्राउंड मतलब कि बच्चों को मान लीजिए उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता हो पहले, अब टीचर समझाए तो बच्चे उसे आसानी से पकड़ लेंगे। मान लीजिए बच्चों को कुछ पता ही ना हो तो उनके समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा। टीचिंग ऑपरेशंस अल्टीमेटली क्रिएट द अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ लर्निंग फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल। अब देखिए जो टीचिंग ऑपरेशंस है, यानी कि मान लीजिए जो टीचिंग ऑपरेशन है तो वो क्या करते हैं कि जो जो उनके गोल्स हैं, ठीक है, जो उनके डिज़ायर गोल हैं पढ़ाने के लिए, तो वो एक ऐसी, यानी कि जो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है बच्चों के लिए, क्या वो उसे समझ पाएंगे। यानी कि जो टीचिंग का गोल है कि बच्चों को आसानी से सारी चीज़ें पढ़ा देना, तो उनका यही बस यही मोटो है कि जो टीचर पढ़ाता है वो अच्छे से पढ़ाए, जो बच्चे हैं उसे अच्छे से समझ पाएँ। टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज effectively at different level by employing appropriate teaching activities। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचिंग है वो ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं वो क्या है वो लॉजिकल वे में पढ़ाते हैं, पहली बात ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाते हैं। इनकी स्टार्टिंग में क्या था और करते करते एंड क्या था वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, इनकी वो सीक्वेंस वाइज चलते हैं तभी बच्चों को समझ में आता है। सो अब हम लास्ट में ये कह सकते हैं, सो वी कैन say that the process of teaching start continues even after classroom interaction in the form of evaluation, feedback and other activities। यानी कि देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो क्लास में जाने से पहले स्टार्ट होता है लेकिन क्लास में एंटर होने के बाद भी चलता रहता है। उसके बाद देखिए एवेल्यूशन हो गया, फीडबैक हो गया, अदर एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि टीचर का क्लास में जाने से पहले और क्लास में रहने तक और क्लास में जाने के बाद तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं टीचिंग में। ऑल थ्री टीचिंग फेजेस आर इंटररिलेटेड, ईच वन हेल्प्स टू मॉडिफाई द अदर
इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट। अब देखिए जो टीचिंग के तीनों फेज़ हैं, ये जो हमने किए थे अभी, जो फेज़ किए ना हमने, जैसे प्री एक्टिव फेस है, इंटरेक्टिव फेस है, पोस्ट एक्टिव फेस है, ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब देखिए ये हेल्प करते हैं कि किस चीज़ में सुधार किया जाए। जैसे मान लीजिए कि प्लानिंग स्टेज में क्या उसमें चेंज करना है, प्री इंटरेक्टिव फेज में क्या चेंज करना है, पोस्ट एक्टिव में क्या चेंज करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें डिसाइड करते हैं, इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं। इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर इन द पीपल्स रिजल्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसका अटेम्प्ट क्या है, मेजर करना कि क्या जो बच्चों ने जो टीचर ने बच्चों में चेंज सोचे थे, जो डिज़ायरेबल चेंज सोचे थे बिहेवियर में, क्या वो चेंज कर पाए हैं, क्या उनका जो रिजल्ट कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। इनकी सिंपल सा ये यहाँ पे देखिए पर्पस क्या है टीचिंग का ये पर्पस है कि बच्चों को जो चीज़ सिलेबस समझ में नहीं आता, जो चीज़ समझ में नहीं आती, टीचर उनको अच्छे से प्लान करके उनको अच्छे से समझा दे कि ताकि बच्चे के वो आसानी से समझ में आ जाए, उनको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। तो ये है टीचिंग फेजेस। तो इसमें हमने जाना कि फेजेस ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फेज़ हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग के बारे में। अगर कोई टीचर पढ़ाते हैं, यानी कि जब टीचिंग देते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए, यानी कि एक टीचिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में सबसे पहले नंबर 1 पे आएंगे टीचर। यानी कि देखिए टीचिंग में सबसे पहले टीचर का होना ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर देखिए टीचर क्लास में ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया कि बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी हो गई, टीचर की। उसके बाद देखिए लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स। क्लास में स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट हो ही ना तो टीचर किन्हें पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए क्लास बनाई जाती है जिसमें टीचर टीचिंग के द्वारा उनको पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट, अब देखिए मान लीजिए क्लास में टीचर भी है, लर्नर भी है या स्टूडेंट भी है, लेकिन सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ को पढ़ाएंगे। आप देखिए कि जैसे क्लास में इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, पंजाबी के टीचर हैं, और मैथ्स के टीचर हैं, ड्राइंग के टीचर हैं, एसएसटी के हैं, साइंस के, डिफरेंट डिफरेंट टीचर हैं। अब देखिए मान लीजिए क्लास में टीचर लर्नर है, सब्जेक्ट है ही ना, तो वो उनको क्या करवाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट, अब देखिए क्लास में टीचर भी है, लर्नर भी है, स्टूडेंट सब्जेक्ट भी है, लेकिन एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट हमेशा ही पॉजिटिव वे में होना चाहिए। यानी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे भी उन्हें अच्छे से समझे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़े ही ना, बच्चे अपना शोर मचाते रहें, टीचर पढ़ाते रहें तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक टीचर को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एक टीचर को पढ़ाने के लिए देखिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड हो गया या आजकल स्मार्ट बोर्ड है वो चाहिए, उनको चौक चाहिए या मार्कर चाहिए। सो ये चीज़ें उनको चाहिए, डस्टर चाहिए साथ में, यानी कि प्रॉपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उनको साथ में देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रिलेशनशिप है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि रिलेशनशिप कैसा, कि मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को समझाया, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया था, वो टीचर से बेहिचक सब कुछ उसे पूछ सकते हैं, तो टीचर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात रखने से डरे ना, और टीचर भी सारी बातों को अच्छे से समझा दे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन होना का बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि क्लास में जो टीचर है वो आते हैं, रेगुलर वे में पढ़ाते हैं, बच्चे उसे अच्छे से पढ़ते हैं। वो रेगुलर उसके देखिए टीचर बच्चों को रेगुलर पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे उनको करते हैं कि ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सके। तो देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब कि जैसे टीचर जब तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भी है कि वो उसमें शोर ना मचाएं। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। सो अभी हम इसको देख लेते हैं एक बार एलैबोरेट करके। सो देखिए यहाँ पे सबसे
मशहूर यहाँ पे सबसे फेमस देखिए यहाँ पे कोट है सोक्रेटिस का, ए टीचर इज लाइक ए स्मॉल शिप सेलिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ इग्नोरेंट पीपल ऑफ द लैंड ऑफ नॉलेजेबल पीपल। सो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए एग्जाम में आ चुके कोड, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है, तो आप इसे ऐसे ही याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार एग्जाम में आ गया फिर आप भी इसे अच्छे से याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये है कि जो एक टीचर है वो एक छोटे जहाज की तरह होता है जो कि अननॉलेजेबल, यानी कि जो देखिए कि अज्ञानी लोगों, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अज्ञानी लोग जिसे हम कहते हैं इन इग्नोरेंट, जैसे मान लीजिए कि टीचर है वो एक छोटा जहाज है, एक जहाज के समान है, शिप के समान है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है, उन्हें कुछ पता नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि वो उनको नॉलेज देता है, यानी कि वो उनको नॉलेज देता है, यानी कि जो इग्नोरेंट पीपल है, ठीक है, इग्नोरेंट पीपल है उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना है। यानी कि देखिए क्लास में बच्चों को कुछ नहीं आता तो टीचर क्लास में आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे उनके द्वारा पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में पास होते हैं। बच्चों का मोटिव क्या है एग्ज़ाम में पास होना, टीचर का मोटिव क्या है बच्चों को पढ़ाना। तो स्टूडेंट टीचर के जरिए अपना जो सिलेबस कवर करते हैं और साथ में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। सो देखिए पहला यहाँ पे है टीचर, टीचर को देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा यहाँ पे। सो देखिए द टीचर शुड फर्स्ट एनालिसिस एंड देन सिंथेसिस। So for better understanding and clarity, a problem should be divided into parts for analysis and then the parts can be combined to solve the whole problem by synthesize। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए जो टीचर है वो फर्स्ट क्या करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देन सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि पहले प्रॉब्लम को समझते हैं फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि टीचर क्या करते हैं कि जैसे उनके सामने कोई किसी चीज़ को उन्हें पढ़ाना है, मान लीजिए उन्हें कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए वो बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं कि जो चीज़ है उनके सामने जो उन्हें समझानी है, तो उसे वे क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि टीचर आपको कुछ चीज़ समझाते हैं, ठीक है, मान लीजिए टीचर को पता है कि आपको कल वो चीज़ पढ़ानी है, तो वो खुद उसे तैयार कैसे करते हैं कि वो उस टॉपिक को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद उसे इकट्ठा करके उसे कंबाइन कर देते हैं, फिर पूरी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देते हैं, तो फिर आपको वो समझाते हैं। यानी कि टीचर यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी उनके सामने टॉपिक होता है पढ़ाने के लिए, पहले वो उनकी कमियों को, उन सभी को पहले वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उसे अच्छे से कंबाइन करते हैं, फिर आपको वो समझाते हैं। तो ये है टीचर का काम। अब देखिए वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर। सो आप इसे भी याद रखिए एक बार। सो नेक्स्ट है द टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड, स्ट्रेटजीज, एड्स एंड learning materials which act as intervening variables। टीचर मेक 100 ऑफ डिसीजन पर डे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचर एक दिन में क्या है कि बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, तो वो देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम जैसे एड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो आपको अच्छे से पढ़ा सके। देखिए टीचर के माइंड में दिन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं एक दिन में कि आपको कैसे पढ़ाना है। दे नीड टू थिंक अबाउट स्टूडेंट सेफ्टी, देयर लर्निंग एंड देयर अदर नीड्स साइमल्टेनियसली, ऑल while they also considered their own personal and professional issue। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उनको अपने कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल इशू होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे नज़रअंदाज करते हुए स्टूडेंट की सेफ्टी, स्टूडेंट की लर्निंग, सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, knowledge of subject, knowledge of the nature of students, etc.
आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब देखिए इफेक्टिव टीचिंग यानी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना हो, इम्प्रेशन डालना हो, एक अच्छे तरीके से समझाना हो, तो टीचर के पास क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड होना चाहिए, टीचिंग इफेक्ट्स होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होने चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और स्टूडेंट का जो नेचर कैसा है, उन्हें कैसे समझ में आएगा, ये पता होना चाहिए, तभी इफेक्टिव टीचिंग बनती है। द टीचर मास्टर ओवर ही सब्जेक्ट। देखिए जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है, उसे सब कुछ उसके बारे में पता होता है। ही यूज्ड एन इफेक्टिव लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। अब देखिए वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि वो एक ऐसी लैंग्वेज का, एक इफेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे एक बढ़िया कम्युनिकेशन बनता है, किसके बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बढ़िया कम्युनिकेशन बनता है। वो कम्युनिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि टीचर आसान भाषा में बच्चों को टॉपिक समझा देते हैं, इजी लैंग्वेज में बच्चों को टॉपिक समझाते हैं, जिससे क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट। अब देखिए क्लास में स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर किन्हें पढ़ाएंगे क्लास में। लर्नर या स्टूडेंट has to cooperate in the teaching learning process. Learner must follow the teacher for understanding and getting knowledge. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लर्नर को या स्टूडेंट को भी क्लास में टीचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, वो कैसे पढ़ा रहे हैं सब कुछ कोऑपरेट करना चाहिए। लर्नर को टीचर की सभी बातों का अच्छे से फॉलो करना चाहिए, कि ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो सके स्टूडेंट को, और वो नॉलेज ले सकें। इनके मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे उन्हें पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, वो टीचिंग में क्या है कि साथ दे टीचर का, कोऑपरेट करे, और जो टीचर समझा रहे हैं उस नॉलेज को ले। लर्नर शुड आल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एक्टिविटी, लर्निंग मटेरियल एटसेट्रा। क्लासरूम एक्टिविटी फैसिलिटेट लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एक्टिविटी है, लर्निंग मटेरियल, इसमें देखिए जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है बहुत लंबे समय तक चीज़ों को सीखने के लिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी सच दैट इट इनकरेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। देखिए क्लासरूम जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, कि ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। द लर्नर और स्टूडेंट्स रोल इज़ टू टेक गिवन इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट दैट टास्क फॉर हिमसेल्फ एंड बिगन द टास्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट है उसका जो रोल है, ठीक है, रोल क्या होता है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो उसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो वो उसे अच्छे से समझे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करे टीचर के साथ। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट होगा तभी टीचर क्लास में पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट शुड बी इंटरेस्टेड फॉर स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी स्टूडेंट जो है क्लास में टीचर के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। बोरिंग लेक्चर होगा तो स्टूडेंट भी बोर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सिंपल थिंग ईजिली, सो ए टीचर शुड अप्रोच फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंटेंट। सो देखें यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले आसान चीज़ों को समझते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, पहले उनको आसान जो चीज़ें हैं, इजी है, वो पढ़ाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे मुश्किल चीज़ें पढ़ाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप 5 किलो जो वेट है वो उठा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे जब आपकी कैपेसिटी बनेगी तो आप उसे 50 किलो भी उठा लेंगे। तो यानी कि पहले आपने ईजी टास्क किया, फिर आपने कॉम्प्लेक्स टास्क किया। लेकिन देखिए मान लीजिए पहली ही बार में 50 किलो उठा लेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, तो आप कल से उठाएंगे नहीं। तो यही वजह है टीचर क्या करते हैं, पहले आपको सिंपल चीज़ें समझाते हैं, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेके चलते हैं। एक्सप्लेन सिंपल कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन कॉम्प्लेक्स। वही चीज़ आगे देखिए, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स और जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाते हैं। टीचर टू प्रिपेयर नेसेसरी चार्ट्स, मैप, टेबल्स एंड मॉडल्स दैट परटेन टू द डिसाइड टॉपिक। देखिए टीचर को टॉपिक को समझाने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, मैप्स का, टेबल्स का, मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टॉपिक।
सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट। तो देखिए चौथे नंबर पे एनवायरनमेंट आएगा। एनवायरनमेंट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्लास में जब टीचर बच्चों को नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ाते हैं तो बच्चे उसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। पहली बात एनवायरनमेंट पॉजिटिव कैसे होता है कि जो टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें अच्छे से समझें। ठीक है, यानी कि टीचर क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अच्छे से समझे। ये ना हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे इस क्लास में क्या कर रहे हैं कि हुटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि दूसरी बात क्या है कि जो देखिए इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होना ऐसे भी है कि शांत जगह होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ भी शोर नहीं होना चाहिए, नॉइस बिल्कुल ना हो। ऐसा ना हो कि बाहर जनरेटर चल रहा हो, अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्रिएटिव ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम विल अलाउ स्टूडेंट फील मोर कंफर्टेबल। देखिए जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है लर्निंग का वो बच्चों को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं पढ़ने के लिए, कि ताकि जो बच्चे आसानी से चीज़ों को पढ़ें। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब देखिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, ग्रोथ होता है जैसे चीज़ों का बढ़ना, वृद्धि जैसे हम हिंदी में कहते हैं। डेवलपमेंट होता है विकास, यानी कि आपका जो दिमागी विकास है वो कितना हो रहा है, आपको जो टॉपिक की नॉलेज है वो अभी कितनी है और बाद में कितनी हो जाएगी। ग्रोथ का मतलब होता है कि शरीर का बढ़ना, ठीक है, वो हो गया ग्रोथ बढ़ गई बस, ठीक है। डेवलपमेंट होता है कि दिमाग का यानी कि माइंड का विकास होना। तो मेन क्या है कि आपका ग्रोथ करनी, ठीक है, ग्रोथ भी करनी है, आपको चीज़ें समझानी भी है और साथ में आपको चीज़ों को एलैबोरेट करके बताना भी है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ग्रोथ में हो गया कि आपको टॉपिक समझा दिया, डेवलपमेंट में हो गया कि आपको उसकी बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। तो ये मेन है ऑब्जेक्टिव टीचिंग का। विच इज़ पॉसिबल इन सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए ये पॉसिबल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये पॉसिबल एनवायरनमेंट है। इट इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट टू बिल्ड न्यू नॉलेज इफ़ दे आर एबल टू रिलेट इट टू वट दे ऑलरेडी नो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चों को कुछ चीज़ें पहले से ही पता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन पूरी चीज़ें नहीं पता है। तो क्या है कि मान लीजिए कि बच्चों को ऑलरेडी कुछ चीज़ का पता है कि उसे भी आपस में इंटरलेट करके चलना, कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाएँ। सो टीचिंग शुड फ्लो फ्रॉम नोन टू अननोन। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचिंग शुड फ्लो, जो टीचिंग का फ्लो हमें क्या होना चाहिए, नोन टू अननोन, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट शुड बी लिंक टू न्यू टीचिंग है। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे टीचिंग को देखिए, जैसे बच्चों को काफ़ी कुछ पहले पता है उस टॉपिक के बारे में, तो उनको कितना पता है उसको ध्यान में रखते हुए उससे और ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ाना, उसे आपस में इंटरलिंक करना। स्टूडेंट विल बी मोर ओपन टू एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को जो क्लास में पार्टिसिपेट करना है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से करना होता है। सो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट नेसेसरी टू इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन। स्कूल क्लासरूम आर मोस्ट कॉमन प्लेस इन विच स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टेक प्लेस विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में एक बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, इन्वायरमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो समझा नहीं पाएंगे। ब्लैक बोर्ड होना ज़रूरी है, वाइट बोर्ड होना ज़रूरी है, चौक हो, मार्कर हो, डस्टर हो, ये होना ज़रूरी है, तभी टीचर बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए किताबें होनी चाहिए क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब देखिए टीचर स्टूडेंट जो रिलेशनशिप वो होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे द टीचर शुड आल्सो इनकरेज सेल्फ स्टडी अमंग स्टूडेंट। देखिए जो टीचर है वो बच्चों को हमेशा ही एक ही बात पे जोर देते हैं कि उन्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, यानी कि खुद से उन्हें पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दुनिया का कोई भी ऐसा काम तब तक आपको आसान नहीं लगेगा जब तक आप उसे खुद करके नहीं देखते। When teacher have a good relationship with the students, they are more likely feel positive about class। अब देखिए
यहाँ पे क्या है कि जो टीचर और स्टूडेंट का अच्छा एक रिलेशनशिप हो तो जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं क्लासरूम में। इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक एट वंस। अब देखिए सारी ही चीज़ें यानी कि पूरा टॉपिक एक ही बार में स्टूडेंट को समझाना बहुत मुश्किल है और स्टूडेंट के लिए एक ही टॉपिक को एक ही बार में समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर एग्जांपल आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 है। अगर मैं आपको सारा एक ही बार में पढ़ा दूँ आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ कि आपको मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। द टीचर शुड प्रेजेंट द होल टॉपिक बाय ब्रेकिंग it into smaller parts so that they can grasp it easily. The approach used here is from whole to part। अब देखिए वही बात है ना कि पूरे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना कि ताकि स्टूडेंट उसे अच्छे से समझ पाए। They are also more willing to have a go at hard work and ask for help when they need it। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा जो टीचर हैं वो हार्ड वर्क करने के लिए कहते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है वो करना है, वो उनके लिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो टीचर कहते हैं कि आपको ये टॉपिक करना ही है, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। सो बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। सो नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट डिसिप्लिन इज सपोर्ट ऑफ गुड टीचिंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। देखिए कि जैसे स्टूडेंट है जो है वो डिसिप्लिन में रहेंगे क्लास में, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो ये टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। द टीचर कैन प्लान द लेसन टू फ्लो फ्रॉम सीन टू अनसीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो टीचर जो है वो लेसन को प्लान करते हैं, वो किस फ्लो में करते हैं, सीन टू अनसीन, यानी कि जो कुछ पता है, जो कुछ बच्चों को नहीं पता है, वो सारी चीज़ें। सच एन अप्रोच कैन बी यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इट इज सपोर्ट द लर्निंग, वेल बींग एंड सेफ्टी फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग में जो सेफ्टी है स्टूडेंट्स के लिए, एक अच्छा जो कोऑर्डिनेशन है टीचर और स्टूडेंट के लिए, ये भी डिसिप्लिन के अंदर आता है। जब देखिए जो टीचर है वो बच्चों के लिए सेफ्टी के बारे में सोचते हैं कि बच्चों को क्या चीज़ कितनी पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें, तो बच्चे उसे अच्छे से समझते हैं। तो ये क्या है, एक डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वे में हो, टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये है डिसिप्लिन। ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो टीचर के दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बच्चों को भी समझ कुछ नहीं आएगा। सो उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम करते हैं, टीचिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब देखिए टीचिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, टीचिंग जो क्या है कि कॉन्टीन्यूस लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सो पेशेंस, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन एंड फोकस आर द रियल फोर्सेस विच कीप स्टूडेंट ऑन ट्रैक। अब देखिए टीचिंग लगातार चलने वाला कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। सो इसमें पेशेंस का होना ज़रूरी है, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है, और फोकस होना चाहिए स्टूडेंट का कि उनको क्या करना है। टीचिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, so the teacher needs to be devoted and determined for the better future for of student। अब देखिए कि जो टीचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ये सबके बस की बात नहीं है, तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चों का जो फ्यूचर है वो बेटर वे में लेके आए। While planning the lecture, the teacher should keep in the mind in the psychological need of the students first and then go into the logical arrange to complete। अब देखिए जब टीचर लेसन प्लान करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि बच्चों का जो साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, बच्चों को क्या ज़रूरत है, बच्चों को बेसिक से पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है, ऐसे करके। तो उस हिसाब से क्या करते हैं कि वो लॉजिकल वे में चीज़ों को अरेंज करते हैं कि ताकि वो जब स्टार्टिंग से करवाएं बच्चों को आसानी से समझ में आए। बाय एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट, द टीचर विल बी एबल टू एंगेज द स्टूडेंट्स। सो द लेसन प्लान शुड बी फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल।
अब देखिए क्या है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड को समझेंगे कि बच्चों को कितनी ज़रूरत है टॉपिक को समझाने के लिए, बेसिक से स्टार्ट किया है कैसे है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर बच्चों के दिमाग को समझते हैं, तो इसी के बिहाफ पे टीचर अपना लेसन प्लान करते हैं कि ताकि सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फेजेस ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।